नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को होगा फायदा। मछलियों में लगने वाले रोगों की रोकथाम के उपाय। अपने प्रदेश में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती बड़े एरिया में की जाती है और कभी कभी फसलों की बाजार में एक साथ अधिक आवक के कारण किसानों को अक्सर इसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। अगर किसान इन फसलों की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत करें तो वे इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है और इसे कैसे करते हैं, तो चलिए इस बारे में जानते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यांशु शेखर से। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती की बात करते हैं तो यह उत्पादनकर्ता और विभिन्न विपणन और प्रसंस्करण संस्थाओं के बीच एक लिखित समझौता होता है, जिसके अंतर्गत उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद को तैयार करते हैं और उनके उत्पाद को विभिन्न विपणन या प्रसंस्करण इकाई जो है वो पूर्व निर्धारित दर पे उसका खरीद करता है। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। तो अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक हो गई है कि अधिकांश किसानों के पास में जो भू जोत है वो काफ़ी छोटा हो गया है। अगर दूसरी तरह हम देखें कि किसान जो है वो विभिन्न तरह के फसलों का उत्पादन करता है, वो सब्जियों का करता है, फल का करता है एवं अन्य फसलों का भी करता है, तो बहुत से ऐसे फसल होते हैं जिनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। यानी सब्जियां या फल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम समय में खराब हो जाता है और ऐसे में कम अवधि के बीच में किसानों के लिए बाजार को ढूंढना और उससे अच्छा मूल्य प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए किसानों को इस तरह की खेती की आवश्यकता हो रही है। अगर हम विपणन या प्रसंस्करण इकाई की बात करें तो उनकी आवश्यकता यह है कि विभिन्न उत्पादों के लिए उन्हें विभिन्न गुणवत्ता के इनपुट की आवश्यकता होती है, फसल की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए भी यह जरूरी है कि जो उनकी आवश्यकता है, जिस गुणवत्ता के फल या फसलों की आवश्यकता है, वो उनको समय पे उपलब्ध हो सके। तो दोनों पक्षों की आवश्यकता के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आज के डेट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये कोई नया चीज़ नहीं है। विभिन्न रूपों में बहुत पुराने समय से ये चीज़ें होती आ रही हैं। अगर हम बाग की बात करें तो अगर तो कई जगह पे विभिन्न अवस्थाओं में, यानी बाग अगर किसान ने तैयार कर लिया है तो शुरुआत में ही वो अनुबंध कर लेता है, या कई बार जब उसमें फलन आ जाता है उसके बाद एक साल के लिए फलों का अनुबंध करता है। अगर हम विकसित प्रदेशों की बात करें या खेती में विकसित प्रदेशों की बात करें तो अगर हम महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, हिमाचल ऐसे फसलों में जहां औद्यानिक फसलें ज़्यादा होती है, जिनका बाजार मूल्य अधिक होता है, तो वो अनुबंध खेती पूर्व से ही करते आ रहे हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है, जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का
तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। जहां तक इसमें सहभागिता के लिए या इसका लाभ उठाने का अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारे पूर्व से जहां पे इसकी नियामक की स्थापना हो चुकी है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, एपीएमसी एक्ट के अतिरिक्त जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अनुबंध की व्यवस्था की गई है, तो उन प्रदेशों में तो उन संस्थाओं को सीधे किसान संपर्क कर सकते हैं जिससे कि वो अनुबंध के हिस्सा हो जाए। जिन प्रदेशों में इस तरह के नियामक की स्थापना नहीं हुई है, वहां पे भी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग अनुबंधकर्ता का इंफॉर्मेशन सूचना जो है वो वेबसाइट पे है। जैसे अगर हम बात करें कि पपीता की खेती की, तो पपीता के लिए कई ऐसे फर्म हैं जो सीधा किसानों से अनुबंध करते हैं और वो उसके लिए अपना इनपुट वो खुद उपलब्ध कराते हैं। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि अभी लेयर फार्मिंग की काफी बढ़ावा हुआ है, किसानों में उसके प्रति जागरूकता आई है, तो कई ऐसे फर्म हैं जो किसानों से कहते हैं कि आप हमारे साथ अनुबंध कीजिए, हम आपको चूजा उपलब्ध कराएंगे, हमारे जो सुपरवाइजर है, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वो आपके फार्म का सुपरविजन करेंगे और आप चाहें तो वो हमसे सीधे हमको आप बेच भी सकते हैं। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग फर्म्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर किसान उसके लिए इच्छुक हैं तो अभी कम से कम बहुत सीमित स्तर पे ये चीजें हो रही हैं जिसमें सरकारी नियामक का अभी आगमन नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार जो है वो काफी लगनशील है, काफी प्रयासरत है। साथ में जो अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 कृषक उत्पादक समूह बनाने का जो लक्ष्य रखा है, यह भी इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। कृषक अपने प्रखंड के कृषक उत्पादक समूह से जुड़ जाने के बाद वह समूह स्तर पर ही विभिन्न बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उनका प्रसंस्करण के लिए या उत्पादन के लिए है वो अनुबंध कर सकते हैं, जिसमें कि वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों का चुनाव किया है और प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पे भी विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न कंपनियों का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो हम एफपीओ की मदद से ही जो छोटे किसान हैं वो सीधे ना जा करके एफपीओ के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकते हैं, जिनसे कि उनको कोई भी शंका या आर्थिक क्षति होने की संभावना नगण्य हो जाए। इस तरह की खेती बढ़िया और सरल है और किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न ही उन्हें खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बीज और ऋण जुटाने की कोई चिंता करनी पड़ती है। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अपनाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खेती करने पर आपको निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। एक चौथा होता है जिसमें कि एक मिडिल मैन होता है। कई प्रदेशों में जहां सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नियामक की स्थापना हो चुकी है, वहां पे बिचौलिए के रूप में सरकारी संस्थाएं होती है। कई जगह पे कई बिचौलिया करता होते हैं जो दोनों पक्ष के बीच में एग्रीमेंट करते हैं। यह एग्रीमेंट दो तरह से होता है, एक लिखित और जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। कई जगह पे किसान और अनुबंधकर्ता के बीच में सीधा अनुबंध होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें दोनों ही पक्ष विन विन कंडीशन में होते हैं। एक को गुणवत्ता युक्त सामान मिल पाता है, दूसरे का बाजार का निर्धारित मूल्य और उनके उत्पाद को अच्छी कीमत मिल पाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों के पास पानी की सुविधा है, उन किसानों के लिए मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन इन मछलियों में कई तरीके के रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनका समय रहते निदान करना जरूरी है। तो मछलियों में कौन कौन से रोग लगते हैं और इनका निदान कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता विश्वास से। नमस्कार किसान बंधुओं, जैसे कि आपको पता है अभी मछली एक जलीय जीव है और साथ ही साथ उसका जो वातावरण के साथ उसका अनुकूल होना बहुत ही उचित है। जबकि तापमात्रा जाड़ा के समय जब निम्न तापमात्रा बन जाता है तो मछली के वृद्धि में और साथ ही साथ उसके रोग ग्रस्त भी शुरू हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि जब आप मछली पालन करते हैं तो उस समय अगर आप मछली डालते हैं इसी समय तो आपका जो विकास है मछलियों में वो बहुत ही कम मिलेगा आपको। वो इसी कारण क्योंकि आपका जो जलीय या पर्यावरण है उसका अब परिस्थिति बदलते रहते हैं और साथ ही साथ जो तापमात्रा में जो बदलते मौसम में जो तापमात्रा भी नीचे आ जाता है, इसके कारण मछली नीचे तली ज़मीन में आ जाता है क्योंकि ऊपरी सतह के पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। मछलियाँ भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार बहुत से रोगजनक जीवाणु व विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या विषाणु आक्रमण करके रोग ग्रसित कर देते हैं, जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती है। एक रोग यानी एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, जो कि आप लाल घाव के नाम पे भी जानते हैं, तो ये रोग बहुत ही ज़्यादा परिमाण मात्रा में मिलता है और इसी रोग को आप लोगों को नियंत्रण करना है। आप घरेलू पद्धति में भी इसको नियंत्रण कर सकते हैं या फिर आप इसको कुछ दवाई के ज़रिए भी नियंत्रण कर सकता है। ICAR सिफा के द्वारा सिफैक्स नामक एक दवाई मिल रहा है मार्केट में, उसको आप 1 लीटर दवाई आप प्रति हेक्टेयर में उसको डाल सकते हैं घुलित अवस्था में, और नहीं तो आप जर्मेडिन 20 400 ml प्रति एकड़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों दवाई आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप घरेलू पद्धति का बात करते हैं तो आपको जो चूना है, चूना के साथ आपको हल्दी मिलाना पड़ेगा, यानी 40 kg चूना के साथ आप 4 किलो हल्दी आप मिलाएंगे। मिलाने के वो प्रति एकड़ में आपको उसको देना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा आपके तालाबों के पानी पे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप घरेलू पद्धति को जब आप उपचार के रूप से इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका मछली में रोगग्रस्त है कि नहीं। अगर रोगग्रस्त ज़्यादा मात्रा में है तो आपको हर 1 हफ्ते के अंतराल में ही ये घरेलू पद्धति को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका असर धीरे धीरे होगा और आपका रोगग्रस्त से आपको ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ड्रॉपसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली का धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और वह दुर्बल हो जाती है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। प्रमुख लक्षण शल्कों का बहुत अधिक मात्रा में गिरना तथा पेट में पानी भर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। पोखर में 15 दिन के अंतराल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालें।
और एक चीज़ कर सकते हैं आप खाने के साथ में भी, क्योंकि अभी मछली में खाने भोजन की मात्रा कम हो जाएगा, तो देखिएगा अगर आपके पास धूप नहीं है या फिर छाया बादल छा गया है, इस समय मछली ज़्यादा भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा हर 100 मिलीग्राम आप टेरामाइसिन या सल्फाडाइजिन ये आप दवाई ले सकते हैं। उसको आप खाने के साथ आपका जो भोजन है उसको साथ आप मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप मछलियों में प्रयोग कीजिए। और चौथा, आप 200 किलोग्राम भाखड़ा चूना प्रति एकड़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम करे। तो इसी 4 पहलुओं के ऊपर आप लोग ज़्यादा नजर दीजिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 5 दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। आगामी 5 दिनों में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में शुष्क मौसम को देखते हुए किसान भाई फसलों को क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें। आगामी दिनों में शुष्क मौसम को देखते हुए फसलों, सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। किसान भाई गेहूं की फसल में बाली निकलने की अवस्था पर सिंचाई करें। किसान भाई जीरे की फसल में बीज बनने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। किसान भाई सरसों की फसल में दाना भरने की अवस्था पर सिंचाई करें। मेथी में मोइला कीट का प्रकोप दिखाई देने पर थायोमिथोक्जाम 25 WG 1 ग्राम दवा 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पशु का पूरा दूध पूर्ण हस्त विधि से निकालें। जौ व गेहूं के फसल में दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करवार, जिला जोधपुर के किसान मुन्नी लाल ने। आप नींबू के बाग में कैंकर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मुन्नी लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हेलो भाई, आप देखते होंगे कि नींबू के जो भी किसान हमारे खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, तो उसमें एक नींबू का जो जिसको साइट्रस कैंकर कहते हैं वो खास करके काफ़ी प्रभावित करता है। और हमारे किसान भाइयों का जब नींबू जब फल तोड़ने की अवस्था आता है तो उसमें उस तरह के धब्बा दाग टाइप का हो जाता है जिसको हम साइट्रस कैंकर कहते हैं। और फल जो है ना मैच्योरिटी के पहले ही वो गिर जाता है। तो इससे हमारे किसान भाइयों को जो बागवानी नींबू का करते हैं उसको काफ़ी नुकसान होता है और उसका जो मार्केटिंग वैल्यू होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इससे काफ़ी हानि पहुंचता है हमारे किसान भाइयों को। तो इसके लिए आप जान लें किसान भाई, ये जो नींबू
जो कैंकर रोग लगता है ये जीवाणु के कारण होता है। तो इस जीवाणु के कारण क्या होता है कि नींबू के पौधे का पूरा जीवन, जो नींबू का पौधा होता है उसका जीवन प्रभावित होता है। उसमें पत्तियां और फल दोनों समय से पहले गिर जाता है और उसका बर्बाद भी रुक जाता है और फलन में भी कमी आती है। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूलवृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो किसान भाई आप सावधानी बरतें। बगीचे, जो नींबू का बगीचा है, बागवानी है, उसको साफ सुथरा रखें। गिरी पत्तियां, जितने भी गिरे पत्ते रहते हैं उसको एकत्र करके नष्ट कर दें तथा उससे रोग, जो टहनी रोग ग्रसित टहनियाँ हो जाती है, काट छाट करके बोडो मिक्सचर जो होता है उसका प्रयोग आप जरूर करें। उसमें 5% जो है 5 भाग कॉपर सल्फेट, 5 भाग आप चूना लें और 50 भाग जो है 50 लीटर पानी में वो मिला के घोल बना ले। यानी कि 5 किलो अगर आप कॉपर सल्फेट लेते हैं तो 5 किलो चूना लें और 50 लीटर आप पानी लें और इसका घोल बना के किसान भाई छिड़काव करेंगे तो ये जो नींबू का जो सिट्रस कैंकर बीमारी है इससे आपको निजात मिल जाएगा। और आपको फिर जो ये समस्या होती है, फल में दाग लग जाता है या समय से पहले गिर जाता है, तो इससे आपको निजात मिल जाएगा और फल आपको भरपूर मिलेगा और मार्केट वैल्यू भी आपको मिलेगा। इसके अलावे किसान भाई इसके अतिरिक्त भी आप स्टेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव भी आप इससे लाभकारी है, तो इसका भी प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद।
901512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।